स्वागत है दोस्तों आपका हमारे एक नए वीडियो में। ठीक है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की साइंस। आप जानते हो कि हमने ढेर सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर को क्लियर कर लिया और टॉपिक वो को भी क्लियर कर लिया। जैसा कि आप जानते हो कि पहला चैप्टर यानी जो रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रियाओं वाला जो चैप्टर है उसे हमने आपको पढ़ा रखा है। आप हमारे यूट्यूब चैनल से बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो। और हमने क्या पढ़ाया आपको, अम्ल क्षार और लवण भी ठीक तरीके से क्लियर करा दिया है। ठीक है, और हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं आपको क्लास 10th की साइंस में धातु और अधातु वाला चैप्टर। ठीक है, और अगर आपने वीडियो को देख रखा तो आप जानते हो क्या पढ़ाया था हमने पिछली क्लास में। हमें पढ़ाना था अयस्कों का सांद्रण, बाकी उसके सारी पिछले वाले टॉपिक्स क्लियर कर दिए थे। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक है। ठीक है, और आपके पास में थोड़ा टाइम है, तो थोड़े टाइम को देखते हुए हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को ला रहे हैं। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं अयस्कों का सांद्रण, जो हमारा टॉपिक था। ठीक है, तो अयस्कों का सांद्रण, अयस्कों का सांद्रण मतलब सीधी सी बात है, जो अयस्कों में इम्प्योरिटी है उसको अलग करना ना, वो विधि क्या कहलाएगी, अयस्कों का सांद्रण कहलाएगी। ठीक है, क्या है, जैसे अयस्क में अगर कोई क्या है इम्प्योरिटी मिली हो तो इस इम्प्योरिटी को अलग करना ही अयस्कों का सांद्रण कहलाता है, मोटा मोटा। ठीक है, अब जैसे इसमें ढेर सारी विधियां प्रयुक्त होती हैं, तो पहली विधि है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें किया ये जाता है, पानी की तेज धारा बहाई जाती है। पानी की जब तेज धारा बहने लगती है तो जो हमारा क्या है खनिज है, उसको हम उसमें डाल देते हैं। ठीक है, तो जो भारी अयस्क होते हैं, ये विधि जो होती है वो भारी अयस्कों के सांद्रण में प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, कैसे अयस्कों के, भारी अयस्कों के सांद्रण में प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, पानी की तेज धारा के साथ में धो देते हैं, और जिससे अशुद्धि क्या हो जाती है, बह जाता है, और जो हमारा अयस्क होता है वो क्या हो जाती है, तली में बैठ जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, हम इसको क्या करेंगे, इस विधि में जो भी क्या होगी इम्प्योरिटी होगी या खनिज होगा, ठीक है, हम उसको क्या करेंगे, पानी के साथ में धो देंगे। ठीक है, और जो हल्की चीज होगी वो बह जाएगी, और जो भारी चीज है वो क्या होगी, तली में बैठ जाएगी। बस इतनी सी बात है, ये है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। अगली जो है वो अपना है फेन प्लवन विधि। ठीक, तो इसमें जैसा देखा जाए तो प्लवन का मतलब क्या होता है, तैरना। फेन का मतलब फेने जैसा तैरना। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा ही खेल होने वाला है। ठीक है, इस विधि द्वारा हल्के अयस्कों का क्या किया जाता है, सांद्रण किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, इस विधि में बारीक पिसे हुए अयस्क को, ठीक है, पहले क्या करते हैं, अयस्क को हम क्या करते हैं, पीस लेते हैं, फिर एक टैंक में डाल देते हैं, और उसमें थोड़ा सा क्या, चीड़ का तेल और पोटेशियम एथिल जेंथेट मिला देते हैं। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, वायु की हम तेज धारा बहाते हैं। ठीक है, जब तेज धारा बहाते हैं तो तेल पृष्ठ तनाव को क्या कर देता है, कम कर देता है, जिससे जो क्या होते हैं, जिस कारण तेल से भीगे हुए अयस्क क्या होते हैं, झाग के रूप में ऊपर आ जाते हैं। और जबकि गैंग जो होता है, गैंग गैंग का मतलब वो नहीं जो 10-15 साथ में चलते हैं, उसको यहाँ पे नहीं है। ठीक है, इसमें गैंग का मतलब है जो क्या होता है, इम्प्योरिटी होती है, उसको हम कहते हैं गैंग। ठीक, तो गैंग जो होता है वो जल से भीग कर नीचे बैठ जाता है, और इसी विधि को हम क्या कहते हैं, फेन प्लवन विधि। याद करो फिर से। ठीक, क्या करना है, इस विधि द्वारा हल्के अयस्कों का पहली बात तो सांद्रण किया जाता है, और फिर क्या किया जाता है, इस विधि में पहले अयस्क को बारीक पीस लेना चाहिए। जब पीस लेते हो तो थोड़ा उसमें चीड़ का तेल मिला दो, और एथिल जेंथेट मिला दो, और उसमें क्या करो, पानी मिला दो। ठीक है, इस विधि में बारीक पिसे हुए इसको एक टैंक में डालकर उसमें थोड़ा चीड़ का तेल तथा एथिल जेंथेट मिलाना है। जब ये सारी चीज कर लोगे तो क्या करोगे, और इसको क्या करोगे, वायु की तेज धारा में प्रवाहित करोगे। जब भी वायु की तेज धारा में प्रवाहित करोगे तो तेल पृष्ठ तनाव को क्या कर देगा, कम कर देगा, और फिर क्या होगा, तेल से भीगे हुए अयस्क क्या होंगे, झाग के रूप में ऊपर आ जाएंगे, और जो इम्प्योरिटी है यानी गैंग है वो कहाँ होगा, नीचे बैठ जाएगा। तीसरी विधि है, हम पढ़ते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि। क्या है, चुंबकीय पृथक्करण विधि। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिएगा तीसरी में, चुंबकीय पृथक्करण। ठीक, पृथक्करण विधि। ठीक है, क्या है, चुंबकीय पृथक्करण विधि। ठीक, तो नोट कर लीजिए पहली बात तो ये कि देखो, चुंबकीय का मतलब चुंबक है,
उससे पृथक्करण करना है। अब चुंबक किससे चिपकेगा? चुंबक किसी लोहे से चिपक जाएगा या लोहा क्या होगा, चुंबक से चिपक जाएगा। ठीक है, तो उन अयस्कों का यहाँ पे सांद्रण किया जाता है जिसमें क्या होता है, थोड़ी वो लोहे की इम्प्योरिटी मिली होती है, या तो लोहा प्योरिटी के रूप में होता है। ठीक है, बाकी इम्प्योरिटी जैसे सपोज दैट लकड़ी है, लकड़ी का बुरादा और लोहे का बुरादा है, दोनों को हमें अलग अलग करना है। हम क्या करेंगे, चुंबकीय पृथक्करण विधि का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, जैसे कोई पट्टा चल रहा है, उस पर क्या करेंगे, हम डालते रहेंगे। क्या डालते रहेंगे, तो जो पिसे हुए अयस्क हैं, ठीक, तो उसमें इम्प्योरिटी क्या होगी, नीचे गिर जाएगी, और जो लोहे के चूर्ण है वो क्या होगा, जो पट्टा है उसके साथ में चिपकता रहेगा, या जो गोल गोल चरखी घूम रही है चुंबक की उसके साथ में चिपकती रहेगी। ठीक है, तो इस विधि में पहले तो आप क्या कीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, तो लिखिएगा, इस विधि में बारीक पिसे हुए अयस्क को इस विधि में बारीक पिसे हुए अयस्क को इस विधि में बारीक पिसे हुए अयस्क को एक घूमते हुए पट्टे पर डालते हैं ना, एक घूमते हुए पट्टे पर डालते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एक घूमते हुए पट्टे पर डालते हैं। ठीक है, तो जो लोहे का चूर्ण होता है वो चिपक जाता है, बाकी इम्प्योरिटी क्या होती है, नीचे गिर जाती है। ठीक है, जो चुंबकीय घूर्णक पर लगा होता है। ठीक है, जो लिख लेना, जो चुंबकीय घूर्णक पर लगा होता है। ठीक, जो कैसा, चुंबकीय घूर्णक पर लगा होता है। अब क्या होगा, लोहा लोहा चिपक जाएगा और जो इम्प्योरिटी होगी वो क्या होगी, नीचे गिर जाएगी। ठीक है, तो लिख सकते हो कि जो इससे लो लोहे का कण, लोहे या किसी धातु का कण, किसी धातु का कण चुंबकीय घूर्णक पर चिपक जाता है, चुंबकीय घूर्णक पर चिपक जाता है, चिपक जाता है। ठीक, और बाकी क्या होती है, अशुद्धि बाकी अशुद्धि पट्टे से नीचे गिर जाती है। ठीक, पट्टे से नीचे गिर जाती है। ठीक, तो बाकी जो होती है, अशुद्धि होती है, वो पट्टे से क्या होती है, नीचे गिर जाती है। ठीक है, तो ये तीन विधियां जो हम क्या करते हैं, अयस्कों के सांद्रण में प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, तो और विधि जैसे निस्तापन भर्जन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी वीडियो में हम निपटा दे रहे हैं। ठीक है, तो अपनी अगली जो हेडिंग है वो क्या है, निस्तापन, या पहले भर्जन पढ़ लेते हैं फिर निस्तापन पढ़ते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा भर्जन। ठीक है, तब तक हम इसको क्या करें, हटा दें। हमें हेडिंग क्या डालना है, भर्जन डालना है। ठीक है, तो अब तीन हेडिंग हो गई, चौथी में डालना भर्जन। ठीक, भर्जन जैसा नाम से स्पष्ट है ना, इसमें क्या करेंगे हम, किसी अयस्क को, ठीक, किसी अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करेंगे। ठीक है, उसके गलनांक से कम ताप पर क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ठीक है, जिससे वो पिघले ना। ठीक है, तो बाकी जो ऑक्साइड होगा वो परिवर्तित हो जाएगा किसमें, ऑक्सीजन, मतलब जो भी क्या होगी, नमी वमी होगी वो परिवर्तित हो जाएगी ऑक्साइड के रूप में, और हमारा क्या होगा, सीधा सीधा जो सीधी सी धातु है वो प्राप्त हो जाएगी, या सीधा अयस्क प्राप्त हो जाएगा। जो इम्प्योरिटी होगी वो बाहर निकल जाएगी और प्योर जो मेटल होगा वो हमें मिल
जाएगा। तो लिख लो सल्फाइड एस्क की उपस्थिति में सल्फाइड, पहले वो लिखते हैं ना इसका डेफिनेशन, ठीक है। तो लिखो सल्फाइड एस्क की उपस्थिति में सल्फाइड अयस्क की उपस्थिति में ना क्या करना है, उसके गलनांक से कम टेम्परेचर पर गर्म करना है, ठीक है। सल्फाइड अयस्क अयस्क वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ना, उसके गलनांक से कम, उसके गलनांक से कम ताप पर बिना पिघलाए, बिना पिघलाए गर्म करने पर ना, गर्म करने पर, गर्म करने पर बताओ क्या होगा, गर्म करने पर जो अशुद्धियां होगी ना वो क्या हो जाएंगी, ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी, ठीक है। गर्म करने पर ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इसे क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिएगा इसे भर्जन कहते हैं, इसे भर्जन कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम, भर्जन कहते हैं, ठीक है। एक देख सकते हो जैसे जिंक को, जिंक सल्फर के साथ में है, Zn है, ठीक। इसको ऑक्सीजन के साथ में हमने क्या किया, गर्म कर दिया ना, ऑक्सीजन के साथ में जब गर्म किया तो बनेगा जिंक ऑक्साइड, Zn और जिंक ऑक्साइड प्लस क्या बनेगा SO2, ठीक, SO2 बन जाएगा, ठीक है। बैलेंस करोगे तो 3 आपको यहाँ से गुणा करना पड़ेगा और 2 आपको यहाँ से गुणा करना पड़ेगा, इधर भी 2 से गुणा कर दोगे, ठीक है, और इधर भी क्या करोगे 2 से गुणा, ठीक है। तो ये आपकी बैलेंस इक्वेशन है, इसमें कुछ आपको करना नहीं है। भर्जन का मतलब वायु की उपस्थिति में सल्फाइड अयस्क को ना उसके मतलब गलनांक से कम टेम्परेचर पर गर्म करना है, ठीक है। जो ऑक्साइड होगा वो उड़ जाएगा और बचेगा आपका शुद्ध अयस्क, और इसे क्या कहेंगे, भर्जन कहेंगे, ठीक है। तो हमें लग रहा है भर्जन आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर भर्जन क्लियर हो गया है तो कमेंट्स बॉक्स में बताना, ठीक है। तो अब अगली हेडिंग डालिएगा निस्तापन, ठीक, क्या डालिएगा, निस्तापन, 5वीं हेडिंग डालिएगा आपका निस्तापन, ठीक है। तो निस्तापन में हम क्या करते हैं, निस्तापन में भी अयस्कों को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो लिख लेना जिंक के कार्बोनेट अयस्क, जिंक के कार्बोनेट अयस्क, जिंक के कार्बोनेट अयस्क, कैलेमाइन ना, कैलेमाइन, कैलेमाइन की उपस्थिति में, को वायु की उपस्थिति में, को वायु की उपस्थिति में, ठीक है, क्या करना है, वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर आपको गर्म करना है, ठीक है। तो उच्च ताप पर गर्म करने पर, उच्च ताप पर गर्म करने पर ये किस में बदल जाएगा, यह ऑक्साइड के रूप में बदल जाएगा, ठीक है। करने पर जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, करने पर जिंक ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है, हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भर्जन कहते
है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, भर्जन कहेंगे। ठीक है, अगर देखना चाहो तो जेड जिंक ऑक्साइड होगा, उसको क्या करना है, गर्म करना है ना। तो जिंक ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड को क्या करना है, गर्म करना है। ठीक है, तो इधर देख सकते हो जिंक जिंक कार्बोनेट ZnO3। ठीक, इसको क्या करना है, बिना पिघलाए गर्म करना है। ठीक है, इसको क्या करना है, गर्म करना है। तो आप क्या कर सकते हो, इसे बिना पिघलाए गर्म कर सकते हो। गर्म करने का चिन्ह आप डेल्टा से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आप गर्म करने का चिन्ह किससे लिख सकते हो, डेल्टा का चिन्ह लिख सकते हो। ठीक है, और इसको हम क्या कहेंगे, निस्तापन कहेंगे। तो नीचे आप लिख सकते हो कि ये क्या होता है, निस्तापन होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, निस्तापन होता है। और आपको मिलेगा जिंक जिंक यहाँ पे CO3, जिंक कार्बोनेट है ना, तो ZnCO3। इसमें क्या होगा, जिंक ऑक्साइड मिलेगा, ZnO प्लस, और क्या मिलेगा, CO2 गैस मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जब जिंक कार्बोनेट को गर्म करोगे तो जिंक ऑक्साइड मिलेगा और CO2 गैस मिलेगी, और ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, निस्तापन कहलाएगी। ठीक है, ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, निस्तापन कहलाएगी। ठीक है, तो चलिए आपका ये लगभग खत्म हो चुका है। ठीक है, अब तो निस्तापन हो गया, भर्जन हो गया। ठीक है, और कुछ अगर बचा होगा तो वो करा दिया जाएगा। ठीक है, और हमें तो नहीं लग रहा है कुछ बचा है। ठीक है, अब हेडिंग डालिएगा कि संक्षारण से सुरक्षा। जैसा कि संक्षारण आपने पहले ही पढ़ रखा है, अब जो बता दे रहे हैं कि संक्षारण से कैसे सुरक्षित रहा जा सकता है, या संक्षारण से धातुओं को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। तो इसे लिख सकते हो संक्षारण से बचने का उपाय। ठीक है, संक्षारण से बचने के उपाय। ठीक, तो हेडिंग डालिएगा संक्षारण से बचने के उपाय। तो ये आपका लगभग आज कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा, क्या डालना है हेडिंग, संक्षारण से बचने का उपाय। संक्षारण से बचने के उपाय या बचने का उपाय। ठीक, संक्षारण से बचने का उपाय बहुत आसान है। जैसा कि आप जानते हो, जब भी लोहा मूर्छा लगने लगता है तो क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, यानी पेंट करके धातुओं को संक्षारण से बचाया जा सकता है। ठीक है, तो लिख लो, पेंट करके धातुओं धातुओं को संक्षारण से धातुओं को संक्षारण से बचाया जा सकता है। ठीक है, संक्षारण से बचाया जा सकता है। ठीक है, क्या किया जा सकता है, पेंट वगैरह करके हम धातुओं को संक्षारण से बचा सकते हैं। दूसरा, ग्रीस या तेल लगा कर धातुओं को संक्षारण से बचाया जा सकता है। ठीक है, धातुओं को संक्षारण से बचाया जा सकता है। ठीक है, तो ये ऐसे भी बचा सकता है। थर्ड है गैल्वनीकरण करके। ठीक है, गैल्वनीकरण करके धातुओं को संक्षारण से बचाया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे ढेर सारे क्या है, ढेर सारे उपाय हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, संक्षारण को बचा सकते हैं। ठीक है, संक्षारण से बचा सकते हैं, संक्षारण को नहीं, संक्षारण से बचा सकते हैं धातुओं को। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो आपका मिश्र धातुएं। ठीक है, मिश्र धातुएं, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि मिश्र धातु यानी मिश्रण होगा किसका, धातुओं का। ठीक है, तो मिश्र धातुएं का मतलब है एक से एक या एक दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण क्या कहलाता है, मिश्र धातुएं। ठीक, तो लिख सकते हो मिश्र धातुओं का मतलब जब एक धातु और एक अधातु या एक से अधिक धातुओं का मिश्रण, एक से
अधिक धातुओं का मिश्रण, धातुओं का मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। मिश्र धातु कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? मिश्र धातु कहलाता है। जैसे कांसा, जैसे कांसा, ठीक। तो ऐसे कांसा पीतल हो गया, आपका पीतल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी ढेर सारी आदि लिख दो, ये ढेर सारी क्या है? धातुएं हैं, ठीक है। ये क्या है? मिश्र धातुएं, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये चैप्टर खत्म हो रहा है। बाकी हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब हम आपका कार्बन तथा उसके यौगिक वाला चैप्टर लाएंगे, उसमें आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तब फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।